मैं उसमें सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा क्योंकि बाकी सारी चीज मैं बता चुका हूँ। आपको सोशियोलॉजिकल टर्म्स लेके आने हैं। जैसे जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे एग्रीकल्चर में तो उससे क्या होगा, एक तरीके से हमने तो बहुत कमियां निकाली कि भाई हमारे यहाँ मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, शुरू से ही आएंगे, तो एक और टर्म हम यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्विस कास्ट ग्रुप्स, यानी जजमानी सिस्टम के ऊपर अटैक हुआ। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो जजमानी सिस्टम अपने आप डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। लैंड रिफॉर्म आएंगे तो टीनेंट्स भी हटेंगे या हटाए जाएंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन आएगा तो लैंड ओनर अपनी लैंडों को वापस ले लेंगे, भैया हम तो खुद ही करेंगे, खुद करेंगे मतलब अपने लोगों से करवाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे रादर देन गरीब किसानों से करवाएं। माइग्रेशन के लिए हमने यूज किया था वर्ड एक, अगर आपको याद हो, हमने एक वर्ड यूज किया था, बताओ क्या वर्ड यूज किया था हमने? हमने यूज किया था, जैन ब्रीमैन का वर्ड है फुट लूज लेबर। किया था कि नहीं किया था? ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या आया? डिफरेंशिएशन आया और सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, ये भी हमने किया था, ये हम सारी चीज कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिसाइजेशन हुआ, डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, पंचायती राज सिस्टम आया, उससे फर्क पड़ रहा है। एजुकेशन आया, एजुकेशन में हमें देखना पड़ेगा कोई स्कीम्स हैं, कोई प्रोग्राम्स हैं, विद्यालय हैं, क्या है। अर्बनाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन में भी हमने किया और हमने डिस्कस किया पूरा कि नया एंटरप्रेन्योरशिप आई, नए सिस्टम आए, उसके लिए भी कुछ है। पुराने एग्जाम, नई किताबें भी आई हैं, लेकिन जैसे एक मारिया रुत्तन की है, मारिया रुत्तन की बुक है फार्म्स एंड फैक्ट्रीज, उसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं ये लिखने से आंसर में गहराई आती है, लेकिन हमें नए भी लिखने चाहिए। मैं आपको पहले स्टैंडर्ड दे रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गया, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है वो जो कंज्यूमरिज्म का जो रोल चेंज हो रहा है, उसके ऊपर भी कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है। जैसे कहने का मतलब है, अब आपका ये है जैसे बिग बास्केट है और ये सारी चीजें हैं, फिर उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी की चीजें भी हो रही हैं। लेकिन रूरल एरियाज इटसेल्फ में कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं। उसके बाद जो है सोशियोलॉजिकल एंगल से देखा जाए तो डाउरी खत्म नहीं हुई है, बच्चों की पढ़ाई पर जोर पड़ा है, उसके लिए पैसा चाहिए, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं मेडिकल केयर के लिए। आयुष्मान भारत भी लेकिन आया है साथ साथ में, और स्टेट लेवल की प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जो चेंजेस हमें आंसर में रिफ्लेक्ट करने पड़ेंगे एज ए फ्यूचर एस्पिरेंट, एज ए फ्यूचर सिविल सर्वेंट। तो ये वाली बात हमें डालनी पड़ेगी जो मैंने बोला अभी कि वसावी साहब ने जो है, ठीक है मैडम। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा, वही जो हमने डैनियल थॉर्नर वाली बात की थी, उसने थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन नहीं दिया था डैनियल थॉर्नर ने, मालिक किसान मजदूर ये तीन ही होते हैं भाई, इसके अलावा तो कुछ और होता नहीं है। जब हम रिवाइज करते हैं तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि भाई इसने बोल तो दिया, अब इसको हम कैसे देखें। डैनियल थॉर्नर ने दिया है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन, लिख देता हूं मैं। उसने कहा भाई तीन ही है, लेकिन वो तो एक एक व्यू है उसका, एक जगह फिट होगा, सब जगह थोड़ी ना फिट हो जाएगा। मालिक के रैली में मालिक है, किसान के रैली में किसान है, मजदूर तो मजदूर है ही। ये हमने इसका फिर डिटेल किया था, बिग लैंडलॉर्ड। फिर हमने जो है लेनिन और माओ वाले क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने, बिग लैंडलॉर्ड, बिग फार्मर, मीडियम फार्मर, हमने पढ़ा ना वो सारा सारा, लैंडलेस फार्मर हमने डिटेल में पढ़ा था। एंड्री बितेल ने फिर कुछ स्टडी की, उसने बोला कि कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। एंड्री बितेल ने कहा कि जो सोशल एग्रेरियन स्ट्रक्चर इंडिया में है वो होना चाहिए आपका किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू भी उसमें आना चाहिए, वो मिसिंग है।
ठीक है ना जी। एग्रेरियन क्लासेस जो है ओनरशिप क्राइटेरिया से होनी चाहिए, वो ठीक बात मान ली पहले से है, लेकिन लैंड यूज क्राइटेरिया से भी करो। फिर ओनर कौन है, कंट्रोलर कौन कर रहा है, ओनर ही कंट्रोल कर रहा है कि और कोई कंट्रोल कर रहा है। कंपल्सिव लैंडलॉर्ड हैं कि भाई बने हुए हैं जबरदस्ती के, ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड सिस्टम है, एंटरप्रेन्योर लैंडलॉर्ड्स हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं। ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो। कंपल्सिव लैंडलॉर्ड जो मतलब कि मजबूरी में जैसे कहना चाहिए, ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड यानी भाई जमींदारा चला आ रहा है, ना ज्यादा चेंज करना ना कुछ करना, अपना रोटी पानी चल रहा है जी। एक एंटरप्रेन्योर लैंडलॉर्ड नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, नया आलू बोना है, नई फसल तरीके से बोनी है, नई सब्जियां बोनी है, ग्रीन हाउस गैस एक्सपेरिमेंट करने हैं, ठीक है, कटहल लगाना है जी, केला लगाना है जी, नए नए एक्सोटिक फ्रूट्स उगाने हैं। कमल, कौन सा कमल था यार वो, गुजरात में हुआ था ना, क्या नाम है उसका, है ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं ना उसको, वो उगाना है। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है, खुद नहीं कर रहे, तो लोअर क्लासेस को भी आप ऐसे ही डिवाइड कर सकते हो। तो फिर उसके बाद जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे, जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने, जैसे बर्धन है, रुद्रा है, ये सारे के सारे मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने जो है अपने अपने व्यू पॉइंट दिए थे, हमने ये भी डिस्कस किया था। उत्सा पटनायक का नाम मुझे याद है, हमने बोला था, उन्होंने जो है अलग क्लासिफिकेशन दी है। तो इन स्कॉलर्स के नाम लेके आएंगे हम कि भाई कौन क्या कह रहा है। डिवीजन को हम ले आएंगे, जैसे उत्सा पटनायक ने कुलक कुलक वर्ड यूज किया उन्होंने। पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जो पंजाब और हरियाणा में जो हुआ, तो उसने उसके अंदर किया, उसने देखा भाई ये तो जो है अमीर वाले तो अमीर हो गए, और फार्मर ने जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कंट्रोल कर लिया, और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं दूसरी एक्टिविटीज में, उनकी पोजीशन जो है और कंसोलिडेट हो गई। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। मैं इसको लिख देता हूँ आपको। आप समझे। फिर उसके बाद जो है कैथरीन गॉफ की हमने बात की थी, लिंड्सबर्ग ने किया, लिंडबर्ग ने नेक्सस निकाला, लिंड्सबर्ग को हमने स्टडी किया था, उसने नेक्सस निकाला लिंड्सबर्ग ने, नेक्सस बिटवीन एग्रेरियन एंड अर्बन क्लास स्ट्रक्चर। जो लैंडेड एलीट हैं और अर्बन मर्चेंट हैं, वो आपका होता है जी, जैसे अभी गेहूं का हो रहा था, गेहूं नहीं बेचेंगे जी, मर्चेंट्स ने होल्ड करके रख लिया, करोड़ों रुपए का मामला, जब दाम बढ़ जाएंगे जब बेचेंगे। ये सारी चीजें हमें रोज देखने को मिलती हैं। फिर आप गवर्नमेंट के आप स्टेप्स को लेके आ सकते हो कि गवर्नमेंट ने उसमें क्या किया, दालों की कीमत कैसे कम होगी, गेहूं की कीमत क्यों बढ़ रही है, इन्फ्लेशन तो है ही, लेकिन उसके सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी तो है। फिर उसके बाद जो है हमें फीमेल का हमने बात की थी, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता चला गया, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, जॉब फीमेल का वर्क बहुत ज्यादा, लेकिन उस हिसाब से उसको जो स्पेस मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो ये ऐसी बातें बीना मजुमदार जी ने की, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव दिया बीना मजुमदार ने, तो हमें नाम पता होना चाहिए। और उसके बाद जब हम गूगल करके पढ़ते हैं तो एक आध नया नाम बस हमें पता लग जाए, वो डेली न्यूज़पेपर से ही पता लग जाएगा। डेली न्यूज़पेपर में इतना कुछ आता है, कोई ना कोई आर्टिकल ऐसा होता ही है हर तीसरे दिन जो कि सोशियोलॉजी के किसी न किसी पर्सपेक्टिव को दे रहा होगा। अब सारे आर्टिकल को थोड़ी ना पी जाना है, 2 लाइन ले लेनी है उसमें से, बाकी सब तो हमने पढ़ रखा है। तो हमें पता होना चाहिए, उसको फटाफट से यूज करना है मशीन की तरह, तब जाके बात बनेगी। धानागरे की बातें की थी हमने, पेजेंट मूवमेंट कैसी हुई। फिर उसके बाद जो है हमने बातें की थी, और बंगाल में उनको क्या कहते हैं, जैसे बंगाल में जो है क्या क्लासिफिकेशन है, जमींदार, जोतेदार, बारगादार, ये शब्द हम यूज करते हैं, और बिहार में हम दूसरा यूज करते हैं। तो यानी कि जो अग्रेरियन क्लासेस हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। ये भी मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना।
डिफरेंट रीजन्स में एग्रेरियन क्लासेस जो है डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट तरीके से बोला। जैसे जो मैंने बताया आपको, बंगाल में उनको कहते हैं हम जमींदार, खेत मजदूर। बिहार में हम उनको कहते हैं अराफ और बकल और पवानिया और जोतिया, जोतने वाले को जोतिया कहते हैं। तमिलनाडु में उनको कहते हैं मिरासीदार, पायाकारी, पडियल्स। तो ये हमें कम से कम अवेयर होना चाहिए कि भाई हाँ ऐसा है। फिर उसके बाद जो है जब हमने अलग अलग बातें की तो हमने बोला कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी है। जो बेटेल, एंड्री बेटेल और मेंशर जो बात करते हैं वो यही कहते हैं कि देयर इज कॉम्प्लेक्सिटी। इतना आप एकदम सिंपली तरीके से नहीं, तो आपका आंसर भी ऐसे ही पिक्चर को प्रेजेंट करे। ऐसा नहीं कि एक नीव स्टाइल में लिख रहा है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, हो गया। नहीं होता है ऐसा। वो तुम्हारी बचपन से जो पढ़ाई हुई है ना, वो बस वैसी है और बाकी कोई चीज वैसी नहीं है। ठीक है, तो ये सारा मैंने पहले हमने डिस्कस कर दिया था। फिर हमने और एग्जांपल दिए थे कि एग्रीरियन क्लास अगर मान लो ग्लोबलाइजेशन से कैसे होगा। तो विभा सक्सेना का एक आर्टिकल है। विभा सक्सेना के आर्टिकल के अलावा प्रताप भानु मेहता से लेकर और बाकी सोशियोलॉजी के जो थिंकर्स हैं उनके आर्टिकल्स हम देख सकते हैं। मैंने कहा था आपको जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी है, उसको जाके देखो। जैसे ही वहाँ गूगल करोगे जाके, वहाँ पे 10 तरह के आर्टिकल पहले ही मिलेंगे और सब के सब जो है सोशियोलॉजी पे ही होंगे। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कीवर्ड ले लो बस। तो विभा सक्सेना ने आर्टिकल लिखा। अब आर्टिकल पता तो हमें सब कुछ है, बस नाम विभा सक्सेना का लिखना पड़ेगा साथ में। ऐसा कुछ है नहीं कि ग्लोबलाइजेशन और डीप्रेजेंटाइजेशन जो है आपको पता नहीं है, या WTO का आपको पता नहीं है। नहीं पता है तो GS के थ्रू पता करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। NSSO के डेटा की मैंने बात की थी। अब एक बहुत फेमस एक राइटर हैं, पहले हिंदू में लिखते थे वो, उन्होंने एग्रेरियन डिस्ट्रेस पे बहुत लिखा है, P साईनाथ। लेकिन वो एंटी थोड़ा गवर्नमेंट हो जाते हैं, गवर्नमेंट के क्रिटिकल हो जाते हैं। वो सारी चीज आपको देखनी है, ठीक है ना। तो ये देखना है कि आंसर जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है और आंसर पॉजिटिव आउटलुक में है, लेकिन फिर भी क्रिटिकल तरीके से। इसको हम कहते हैं एक क्रिटिकल अप्रोच। आप कोई डाउट है तो बताइए, आप कोई डाउट है तो बताइए। कोमल जी, क्लियर। ये हो गया सारा का सारा एग्रेरियन क्लास के बारे में। मैं अगर आप पिछला 2 वीडियोस को देखोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, छोटे 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 छोटे। म्यूट म्यूट, यू आर म्यूटेड। सर ये सोशियोलॉजी वाली वीडियो डिलीट मत करवाना। कोई वीडियो डिलीट नहीं होगी, डोंट वरी। अब तो सब रिकॉर्ड ठीक मैं चल तो रहा है। दोबारा एक बार एग्जाम देके उसके बाद स्टार्टिंग से दोबारा लेनी स्टार्ट करूंगी सब। डोंट वरी, यू विल बी प्रोवाइडेड ऑल सपोर्ट। नहीं सर, सर कह रहे थे कि डिलीट कराएंगे, मतलब तब दोबारा स्टार्ट करेंगे सब कुछ। जो मैंने आपको ये बताया, अब हम अगर मान लो इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे हमने लेबर क्लास की बात की, तो उसके अंदर जो है बॉटमोर ने ऑलरेडी कहा है, सोशल क्लासेस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये बॉटमोर की लाइन है, ये मेरी लाइन नहीं है। क्योंकि इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर इंडिया में क्या पूरी तरह से हो पाया? सोचने का विषय, हो पाया या नहीं हो पाया। क्या इंडिया के अंदर जो है सोशल क्लासेस इंडस्ट्रीज के बेस पे ही डिवाइडेड है? ऐसा भी सोचने का पर्पस हम पूरी तरह से नहीं बोल सकते। ब्रिटिश रूल से पहले सरप्लस इतना नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इंडस्ट्रियल क्लासेस नहीं थी, इसीलिए स्ट्रैटिफिकेशन भी नहीं था जो क्लास के बेस पे हम कहते हैं। इसीलिए सारी सोसाइटी को हम कहते थे पेजेंट सोसाइटी है हिंदुस्तान, और उसमें भी कास्ट कंपोनेंट था। मैक्स वेबर ने एक बुक लिखी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और उस बुक में उन्होंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्या डिवीजन होता है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। मैक्स वेबर ने बताया था इंडस्ट्रियल सोसाइटी से डिस्टिंक्शन होता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं, और क्लास के अंदर एक और क्लास होती है। ऐसा किसने बताया? ऐसा मैक्स वेबर ने अपनी बुक में बताया। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने, मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट बात नहीं की, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी
बहुत सारा मतलब डिवीजन आज के डेट में हम सोच सकते हैं। जैसे वेबर ने तो 8 क्लासेस बता दी कि भाई एक कैपिटलिस्ट क्लास होगी, एक टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव क्लास होगी, एक स्किल्ड वर्कर क्लास होगी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वाली क्लास होगी, एक जूनियर मैनेजर होगा, एक सुपरवाइजरी स्टाफ होगा, फिर उसके नीचे और जाओ एक सेमी स्किल्ड होगा, और एक लास्ट में अनस्किल्ड हो जाएगा। यानी कि उन्होंने एक जनरल डिवीजन आज भी इंडिया में देखने को मिलता है। कैपिटलिस्ट क्लास अलग है, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव अलग हैं, स्किल्ड वर्कर्स अलग हैं, ठीक है ना। अबे तू बात मत कर यार, मैं तो क्लास छोड़ दो, समझ गई। मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से और वीडियो भी ऑफ नहीं होगा। बोलो सर वो न्यूज़पेपर एक आपने 3 बताए थे ना। यार, अभी तुम सारा ब्याह तुम्हारा सब कुछ अभी होगा, सब कुछ अभी एक जगह फोकस कर लो ना। न्यूज़पेपर ही बता रही थी सर उसको कि कोई एक। जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, अपना कर लो अभी। ठीक है सर। मैंने तुम्हें कहा है कि तुम प्रवचन दो सबको। किसी का कुछ हो जाए तो मुझे बता देना, मैं यही हूं और साथ ही हूं। अब इंडिया में ये सारे के सारे लेवल जो मैंने कहा, कैपिटलिस्ट क्लास, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव क्लास, स्किल्ड वर्कर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ये सारे हैं आज की डेट में। लेकिन क्या ये वैसे ही है जैसे वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज हैं? ये सोचने वाली बात। यानी कि जो स्टेटस और इनकम है इसके बेसिस के ऊपर इनका डिवीजन किया गया है। इंडिया में ये सारी चीजें दिखती हैं, डाइवर्स हो सकती हैं, ओपिनियन भी डाइवर्स हो सकते हैं। जैसे डंकन और ब्लाउ, उन्होंने आर्ग्यू किया कि मॉडर्न सोसाइटी में जो क्लास डिवीजन है वो एक उसके बेस पे नहीं है। ऑक्यूपेशन अलग अलग हो सकते हैं, कोई कबाड़ी का काम भी कर सकता है फिर भी 10 करोड़ कमा रहा है, वो कैपिटलिस्ट क्लास में आ गया। एक तरफ कबाड़ी वाला जो रोज कबाड़ी बेच रहा है वो तो है अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड में आएगा। तो क्लास, उन्होंने बोला क्लास इनकम और स्टेटस पे डिपेंड करती है। इनकम क्या है, स्टेटस क्या है, दैट विल डिफाइन योर क्लास। समझे आप। अब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद मैन पावर हमारे यहाँ हमेशा ज्यादा रही है, मास प्रोडक्शन हुआ है। मास प्रोडक्शन होने के साथ साथ कॉमोडिटाइजेशन ऑफ लेबर हुआ। कॉमोडिटाइजेशन ऑफ लेबर। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि लेबर जो है अपने आप में कॉमोडिटी की तरह बन गया। इट हैज बिकम मोर ऑफ ए कॉमोडिटी रादर देन एनीथिंग एल्स। फैक्ट्री पहले भी थी, मॉडर्न फैक्ट्रीज हो गई जैसा मार्क्स ने भी कहा। अब वो जो है एक तरीके से मैकेनिकल फॉर्म में आ गई। इंडस्ट्रीज इंडिया में आई, आयरन, जूट, शुगर केन मतलब शुगर माइशूट से, और बाकी फैक्ट्रीज आई, उससे क्लस्टर बने, स्लम्स भी बनने शुरू हुए, वर्किंग क्लास का राइज हुआ, वर्किंग क्लास लोकलाइज्ड हुई। बॉम्बे में चौल बनी, अहमदाबाद में, कानपुर में, शोलापुर में, चेन्नई में। कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज ने रिप्रेजेंट किया। पारसी थे पहले, मारवाड़ी उनके साथ थे, खोजास थे, भाटियाज थे, गुजराती थे। ये सारे के सारे इन्होंने कोलैबोरेशन किए यूरोपियन कंपनीज से, और उन्होंने इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास को बढ़ने में एक नया रास्ता दिखाया। लेकिन वेस्ट से डिफरेंट हो गया हमारा तो, क्योंकि वेस्ट में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई वो हुई वॉलंटियरिस्ट। लेकिन जैसा AR देसाई साहब ने बोला, हमारे यहाँ कोई वॉलंटरी नहीं है, हमारे यहाँ हुआ लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितना जरूरी लगा ब्रिटिश को उतना उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन होने दिया, बाकी नहीं होने दिया। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है दैट इज कॉलोनियल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस में स्टेट ड्रिवन इकोनॉमी आ गई।
जैसे शरद भौमिक साहब को जब हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि पीएसयू का राइज हुआ और पीएसयू के राइज होने से मल्टीपल क्लासेस बनी। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कहीं पर जो है कहीं पर फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है, कहीं पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसके आसपास शहर बस गए, सारा शहर उसी से उससे चलने लगा। लोकल मजदूर भी वहां होंगे, सुपरवाइजरी रोल भी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स भी होंगे। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ओएनजीसी है। ये सारे के सारों ने भी जो है एक तरीके से डिफरेंट टाइप की हायरार्की और डिफरेंट काइंड का स्टेटस क्रिएट किया। एक तरफ आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, एक तरफ आपके इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज हो गए। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज जैसा मैंने कहा वो कैपिटलिस्ट सेंस में नहीं होंगे। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज आपके ऐसे होंगे कि हायरार्की में नीचे भी होंगे, शायद उनकी सोशल सिक्योरिटी भी नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर भी होगा। जैसा कि अभी आप देखते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, सिविल एविएशन सेक्टर में, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर काम किया, मिला, कोई लॉन्ग टर्म कोई ऐसा बेनिफिट पेंशन जैसा बेनिफिट नहीं। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी शुरू में थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और जो क्वांटिटेटिव कंट्रोल, उससे कैपिटलिस्ट क्लास को बढ़ने में मदद मिली। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी जो भी इंपोर्ट होता है उसको हम खुद के उससे सब्स्टिट्यूट करें, सेल्फ डिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर बने। आज भी हम ये कह रहे हैं। लेकिन पहले क्या था, लिबरलाइजेशन से पहले हर चीज पे लाइसेंस कोटा था, लाइसेंस कोटा राज। तो लाइसेंस कोटा राज में जब इकोनॉमी का 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ोगे या इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमी पढ़ोगे तो पाओगे कि उससे बहुत फर्क पड़े हैं। लिबरलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर चेंज होता चला गया, ऑक्यूपेशन डाइवर्सिफिकेशन भी हो गई साथ साथ में। तो इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर हमारे यहाँ जो है बना तो वैसे ही है, कैपिटलिस्ट क्लास, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, स्किल्ड वर्कर, मैनुअल वर्कर। लेकिन मिडल मैनेजमेंट बढ़ गया, पोस्ट लिबरलाइजेशन मिडल मैनेजमेंट बढ़ गया हर चीज का। टॉप हल्का रिलायंस है, रिलायंस ने खोल दिए पूरे भारत के अंदर स्मार्ट स्टोर्स, हर जगह एक एक मैनेजर हो जाएगा, हर जगह लोअर लेवल वर्कर हो जाएंगे, लेकिन टॉप लेवल तो वही है। तो मिडल लेवल बढ़ गया हर जगह, ऐसे सर्विस सेक्टर में मिडल लेवल बढ़ गया, बाकी चीज कम हो गई। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और डिवीजन ऑफ लेबर है, अभी भी चल रहा है, हायरार्की अभी भी चल रही है। सर्विस इंडस्ट्री और नॉलेज इकोनॉमी उसको बढ़ा रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के बारे में। बाकी आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अभी लेबर कोड आए थे थोड़े टाइम पहले, उनको आप देखो, लेबर लॉज को देखो, फिर साथ साथ में आप देखो लेबर लॉज के अलावा कि वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या है, वर्कर के इंश्योरेंस की। अब तो ये जनधन अकाउंट खुले उनके लिए, जनधन अकाउंट खुलने के साथ साथ उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया, फिर उनको डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी। सरकार ने क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने लेबर जो है, लेबर देखो कौन सी लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में है कि स्टेट लिस्ट में है कि वो सेंट्रल लिस्ट में है, उसके हिसाब से देखो कि किस सरकार का दायरा ज्यादा आता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना, तो प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे हम, प्रोविडेंट फंड उसके अंदर आता है। ओके जब हम इंडिया की बात करते हैं मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास जब इंडिया में हम बात करते हैं तो मिडिल क्लास का मतलब है अर्बन स्ट्रेटा क्लास स्ट्रक्चर। अर्बन स्ट्रेटा क्लास स्ट्रक्चर को आप मिडिल क्लास कहते हो। गांव के केस में अभी भी हम मिडिल क्लास शब्द का प्रयोग नहीं करते, शहर के कॉन्टेक्स्ट में हम मिडिल क्लास कहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के साथ आया, यानी कि प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास, जिसके पास प्रॉपर्टी है वो हो गई टॉप क्लास, और एक वर्किंग क्लास, यानी जो लोअर लेवल के सारे वर्क हो रहे हैं, ऑटो ड्राइवर से लेकर, झाड़ू लगाने से लेकर, म्यूनसिपैलिटी के वर्क से लेकर, बिल डिस्ट्रीब्यूट करने वाले से लेकर, डिलीवरी बॉय से लेकर, हम उससे ऊपर की क्लास में आ जाएंगे। जो ऐसा मानेगा वो मिडिल क्लास कहलाएगा। इनके कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं है। वेबर थे सबसे पहले जिन्होंने मिडिल क्लास की बात की। वेबर ने कहा मिडिल क्लास का मतलब है पॉजिटिव आउटकम ऑफ कैपिटलिज्म, पॉजिटिव आउटकम ऑफ कैपिटलिज्म कहा वेबर ने इसको। और साथ में उन्होंने कहा इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने एक स्टडी की थी, मैं नाम लिख देता हूँ, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी।
सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इन आइडियाज के ऊपर, जो वेबर के आइडियाज हैं, इन आइडियाज के ऊपर ये किताब लिखी गई थी बाय बेंडिक्स एंड लिपसेट। उन्होंने इन बातों को आगे बढ़ाया, उन्होंने इन चीजों को किया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी को उन्होंने देखा। इसी तरह से गोल्डथॉर्प और लॉकवुड ने भी किया। एफ्लुएंट वर्कर, एक शब्द आया एफ्लुएंट वर्कर। आज भारत के केस में भी आप बात करते हो एफ्लुएंट वर्कर्स की। आप वो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, हाई नेट इंडिविजुअल्स कहते हैं उसको, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो गोल्डथॉर्प और लॉकवुड ने किसके बारे में बात की? वो बात करते हैं राइज ऑफ एफ्लुएंट वर्कर्स। उन्होंने पहले यूएस यूके के सोसाइटी के बारे में बात की, लेकिन अब इंडिया में भी ये चीज लागू हो जाएगी। चाइना इज अ वेरी गुड एग्जांपल, आपको स्टडी देखनी चाहिए चाइना में क्या हुआ या हो रहा है। तो वर्किंग क्लास की तरह ये होमोजेनियस नहीं है, इसकी कोई फिक्स बाउंड्रीज भी नहीं है। जैसे डैहनडॉर्फ ने कहा कि मिडिल क्लास के जो है स्ट्रक्चरली डिफरेंशिएटेड हैं। स्ट्रक्चरली डिफरेंशिएटेड किससे है? वो रूलिंग क्लास से। रूलिंग क्लास और मिडिल क्लास में फर्क होगा बहुत ज्यादा। ओके, रूलिंग क्लास और मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा फर्क होगा, ऐसा डैहनडॉर्फ ने कहा। मिडिल क्लास क्या है? एक्सटेंशन हो गया कैपिटलिस्ट क्लास का, थोड़ा सा छोटे से लेवल पे। मिडिल क्लास, उनका कहना है डैहनडॉर्फ का कि कुछ होता नहीं, कायदे से जो है दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके उनके जो है इंटरेस्ट आपस में क्लैश करते हैं। जैसे ब्यूरोक्रेट्स जो है वो रूलिंग क्लास के साथ सपोर्ट कर देगा, और व्हाइट कॉलर वर्कर जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास का सपोर्ट करेगा। ब्यूरोक्रेसी रूलिंग क्लास की सपोर्ट करेगी, व्हाइट कॉलर वर्कर्स जो है वो मतलब आई मीन टू से व्हाइट कॉलर वर्कर जो है वो प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट करेंगे। और व्हाइट सेक्टर जो है, मतलब सॉरी, ये जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं वो ब्लू कॉलर वर्कर्स को भी एक्सप्लॉइट करेंगे। व्हाइट कॉलर हम क्यों कहते हैं? व्हाइट कॉलर हम उसको कहते हैं क्योंकि आप एसी में बैठते हो, आप कोई ऐसा मैनुअल लेबर वर्क नहीं करते, आपका पसीना नहीं आता, आपके कॉलर गंदे नहीं होते, तो व्हाइट कॉलर हो गया वो। ब्लू कॉलर यानी आप पसीने में, आप धूल मिट्टी में, आप हर तरह का मैनुअल वर्क करोगे, ब्लू कॉलर हो गया। तो ये स्ट्रक्चरल हो गया ये। तो यानी कि लॉ, यानी कि उन्होंने अलग अलग बात कही। फिर एक थ्योरी ऑफ सरप्लस दिया मार्क्स ने एक थ्योरी ऑफ सरप्लस दिया, और उन्होंने आर्ग्यू किया कि कैपिटलिज्म की वजह से मिडिल क्लास का एक्सपेंशन होता है। कैपिटलिज्म की वजह से मिडिल क्लास का एक्सपेंशन होता है, सरप्लस बढ़ता है, मिडिल क्लास कंज्यूम करती है, फिर सरप्लस बढ़ता है। यानी कि जब तक साला मिडिल क्लास है तब तक प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता। एरिक राइट ने भी यही कहा। एरिक राइट ने भी जो है मार्क्स के आइडियाज को सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा भाई बात तो सही है, ऐसा ही है, जब तक ये रहेगा तब तक प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो मिडिल क्लास, उनका भी मानना है एरिक राइट का कि भाई मिडिल क्लास एक डेलिब्रेट क्रिएशन है अपर क्लास की, कि अपर क्लास चाहता है कि थोड़ा बहुत मैं उसके साथ शेयर कर लूं और हम दोनों मिलकर दुनिया चला लें। लोअर क्लास को अपने पास नहीं आने देना है, एस्पिरेशन नहीं आने देनी है किसी के अंदर। ऐसे सिविल सर्विसेज में भी है, सिलेक्शन हो रहे हैं, इलीट ग्रुप्स के हो रहे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों के हो रहे हैं, ज्यादा अच्छी एजुकेशन मिली थी, ज्यादा स्किल है, बाकी सब तैयारी करते रहो। हायरार्की तो है ही। एक आध इक्का दुक्का कोई हो भी जाए तो वो बच्चा भी सारे वो गुण फॉलो करता है जो मेजोरिटी सक्सेस वाले कर रहे हैं, तो हो पाता है उसका। वो अपनी गरीबी को, या वो अपने बैकवर्डनेस को, या वो अपने इन्वायरमेंट को प्रमोट नहीं करता, उसको बदलता है वो, तब जाके सिलेक्शन होता है। इस बार एक लड़की है कोई झा करके, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हर कंप्लीट नेम, उसकी 3 बहनों की शादी हो गई, चाहिए था भाई, चौथी भी लड़की हो गई। फिर भाई का तो बर्थडे मनता था, बहन का बर्थडे ही नहीं मनता था। तो बहन ने बोला क्या करूं भाई, स्कूल में नंबर लाने शुरू कर दिए। जिस दिन स्कूल का रिजल्ट आता, नंबर ज्यादा आते, उस दिन मिठाई मिलती, गले में माला पहनाते, वही उसने बर्थडे मनाने शुरू कर दिए। मेरा बर्थडे तो मेरे नंबर से हो गया, अब क्या करें। उसने वो जुझारूपन दिखाया और आज वो IFS बन गई। किस्मत बदल गई, जीवन बदल गया। ऐसे कैसे बदल जाएगा? सब कुछ नॉर्मल रखना चाहते हो और चाहते हो कि काम हो जाए, असंभव, ऐसा नहीं होता। तो थ्योरी ऑफ, मैंने बोला सरप्लस वैल्यू बताया। फिर एंथोनी गिडेंस ने भी कहा, एंथोनी गिडेंस ने भी आइडिया दिया। एंथोनी गिडेंस का नाम हमने सुना है, हमने अपने क्लासेस में उसके बारे में बात भी की थी। उन्होंने कहा ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जब होगी, उसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी होंगे,
वो हो गया अपर क्लास। मिडिल क्लास के पास क्या है? मिडिल क्लास के पास है, पहले हम बता चुके हैं वैसे, मिडिल क्लास के पास है टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और कोई चारा ही नहीं। IIT JEE क्रैक करो, PMT क्रैक करो, सिविल सर्विसेज क्रैक करो, जिंदगी बदलो, यहाँ है लड़ाई। और लोअर क्लास के पास क्या है? लेबर पावर है। लोअर क्लास के पास लेबर पावर है भाई। हम क्या करेंगे? हम फैक्ट्री में जाके ट्रांसफार्मर बना लेंगे, मोबाइल चार्जर बना लेंगे, पेन की डाई को कर लेंगे, यही सब काम होते हैं। पॉलिथीन इकट्ठे कर दिए, फैक्ट्री लाइन असेंबली में काम कर रहे हो, सामान इकट्ठा करने का है। हरियाणा में इतने सारे वेयर हाउस बन गए हैं, उसमें गाड़ी आएगी, आप सामान काउंट करोगे, रख दोगे। सामान आप ऑर्डर करते हो तो कंपनी के अंदर डिलीवरी बॉयज होते हैं, वो सामान लेके आते हैं, वो लगा दोगे। अब ये क्लास का आप क्या करोगे? ये भी तो लोअर क्लास ही है। आपने नया सामान खरीदा, टीवी नया लगाया, फ्रिज नया लगाया, फैन नया लगाया, लगाने वाले आते हैं, लगा के चले जाते हैं, वो भी एक क्लास है, वो भी एक क्लास है। तो इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास हुआ इंडिया में, और वो धीरे धीरे बढ़ता भी चला गया, और जो है बढ़ ही रहा है। और जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम मिडिल क्लास को लेके आते हैं उसमें, कि भाई मिडिल क्लास पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, ये बात हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें ये दिखाती हैं कि कोई सिंगल क्राइटेरिया नहीं है। तो बीबी मिश्रा ने काम किया इंडिया की, अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें, बीबी मिश्रा में काम किया, उन्होंने मिडिल क्लास को एक एनालाइज किया बीबी मिश्रा साहब ने, और उन्होंने बताया कि भाई कैसे जो है ग्रोथ हुई है मिडिल क्लास की, द इंडियन मिडिल क्लास ग्रोथ इन मॉडर्न टाइम्स। उन्होंने एक किताब लिखी, द इंडियन मिडिल क्लास ग्रोथ इन मॉडर्न टाइम्स। फिर उन्होंने कहा ब्रिटिश रूल के समय से जो है हुई है वो मिडिल क्लास के जो जन्म है इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ गिल्ड थी, पहले भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, लेकिन उससे मिडिल क्लास नहीं आई। ट्रेडिशनल सोसाइटी में पीपल जो है डिवाइडेड रहे थे कास्ट के बेसिस के ऊपर, लेकिन ब्रिटिश रूल के बाद से क्लास इंटरमीडियरीज बनने लगे। क्लास इंटरमीडियरीज, जमींदार को सर्व करेंगे, बाबू बनोगे, उसके बाद जो है कोलैबोरेटर बनोगे, गुमाश्ता बनोगे। ये जब क्लास इंटरमीडियरीज बहुत सारे बन गए, इन क्लास इंटरमीडियरीज के बनने के कारण हमारे यहाँ जो है मिडिल क्लास का जन्म हुआ। ट्रेडर होंगे, ट्रांसलेटर होंगे, आज की डेट में गिग इकॉनमी आ गई है, आज की डेट में पेंटर आ गए हैं, आज की डेट में आप 4 दिन काम करना चाहते हो, 2 दिन नहीं करना चाहते। ये भी धीरे धीरे अगर ज्यादा कमाएंगे तो मिडिल क्लास में आएंगे। फैशन डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर तो वैसे ही अपर क्लास में आ जाते हैं। टेलर आएगा लोअर क्लास में, फैशन डिजाइनर आएगा अपर क्लास में। टेलर मिडिल क्लास में भी आ सकता है, अगर आपकी टेलर की 2-3 शॉप्स हैं, आप मिडिल क्लास में आ गए। तो देयर इज अ वेरी वेरी हेजी लाइन। तो मिडिल क्लास जो है एजुकेटेड होगी, गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, लॉयर होंगे, कॉलेज टीचर होंगे, डॉक्टर होंगे, ये सारा मिडिल क्लास है। यूरोपियन मिडिल क्लास इंडिपेंडेंट थी, इंडियन मिडिल क्लास डिपेंडेंट थी। ब्रिटिश रूल के टाइम में मिडिल क्लास अर्बन ओरिएंटेड होगी, आज की डेट में थोड़ा सा रूरल ओरिएंटेड भी हम कह सकते हैं। अब लेकिन धीरे धीरे डीएल सेठ साहब ने एक और कॉन्सेप्ट लेके आए। डीएल सेठ साहब लेके आए भाई ओल्ड मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास। उन्होंने मिडिल क्लास में भी डिवाइड कर दिया। डीएल सेठ ने कर दिया ओल्ड मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास। ठीक है जी। ओल्ड मिडिल क्लास कौन सी? जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे हुई। न्यू मिडिल क्लास कौन सी? जो आईटी सेक्टर वाली है, सर्विस सेक्टर वाली है, वीकेंड बैच जो बच्चे लेते हैं जॉब करते हुए, सारे मिडिल क्लास के बच्चे हैं। तो ये सारी चीजें हुई। तो अर्बन मिडिल क्लास, रूरल मिडिल क्लास। योगेंद्र सिंह जो हमारे थिंकर हैं, उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे तो सेम है, लेकिन वैसे दोनों एक दूसरे के अलग हैं। रूरल मिडिल क्लास का एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से, अर्बन मिडिल क्लास का जो है नहीं होगा। तो आनंदा कुमार, जैसे योगेंद्र सिंह जी ने कहा, वैसे ही आनंदा कुमार ने कहा कि व्हाइट अर्बन मिडिल क्लास मार्केट बाउंड है, रूरल इंडियन मिडिल क्लास पावर बाउंड है। भाई वो पॉलिटिक्स में आएंगे। वो जो है आपके तेनी मिश्रा जी, जिनके बेटे को यूपी में जो वो जो गाड़ी चढ़ा दी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो हमारे एमओएस हैं अभी, एमओएस होम भी हैं, वो आपके मिडिल क्लास नहीं है वो, लेकिन पावर बाउंड क्योंकि वो बन गए,
इसलिए पावर बाउंड होने के बाद अब तो वहां के लिए तो अपर क्लास है वो, लेकिन वैसे मिडिल क्लास कहलाएंगे। और कुछ नहीं, जमीन बहुत है, प्रॉपर्टी डीलर बन गए जी, ठीक है जी, और उसके बाद पॉलिटिक्स में आ गए। सारा सोना, सारा गुड़गांव, सारा फरीदाबाद, सारा पलवल यही कर रहे हैं। जमीन बिकी, पैसे लिए और उसके बाद आ गए जी। तो इंडियन मिडिल क्लास, उन्होंने आर्ग्यू किया कि व्हाइट अर्बन मिडिल क्लास मार्केट को जाना चाहती है और रूरल मिडिल क्लास पावर को आना चाहती है। तो एंड्री बितेल का भी कहना है कि लिबरल डेमोक्रेसी में मिडिल क्लास बड़ा ही वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट है, वहां पे इंडिविजुअल फ्रीडम है, पर मिडल के अंदर अपने आप में एक सब क्लास है। मिडल शब्द के अंदर बीच में हो आप, नीचे ऊपर के बीच में आप फाइट कर रहे हो। और मिडिल क्लास जो है वो कंज्यूमरिज्म से लिंक किया गया उसको, यानी कैसा आप कंजम्पशन करते हो वो आपका मिडिल क्लास का माना जाएगा। आपके घर में टीवी कौन सा है, आपके घर में फ्रिज कौन सा है, कौन सा का मतलब डबल डोर फ्रिज है कि नहीं है, या आप 15 साल पुराना फ्रिज प्रयोग कर रहे हैं, ये भी साइन है मिडिल क्लास के। गाड़ी, हिंदुस्तान में गाड़ी नहीं है तो आप मिडिल क्लास भी नहीं माने जाओगे। तो ये सारे स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रही है कोमल, आंचल? यस सर। तो इसीलिए जो है ना, इसके बाद सिर्फ एक जो कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो भी मैं बता ही देता हूँ साथ में, फिर एक बार बस हम थोड़ा सा डिबेट करेंगे क्लास का नेक्स्ट टाइम। अर्बन क्लास स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, वो भी अर्बन एरिया की वजह से आया। अर्बन क्लास स्ट्रक्चर अर्बन एरिया की वजह से आया। अर्बन एरिया था बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम में देयर आर न्यू इंडस्ट्रीज, देयर आर न्यू टाउन्स, देयर आर न्यू avenues, lawyer, teachers and doctors, they were there. So money economy is the key factor for urban class structure. Because of money economy, there is growth of middle class structure, there is medium of exchange, there is measurement of individual, and traditional reciprocatory system जो है वो चेंज हो जाता है। ट्रेडिशनल रेसिप्रोकेटरी सिस्टम जैसे गांव में पहले था वो हट गया, उसकी जगह मार्केट रिलेशंस आ गए। अर्बन क्लास के अंदर मार्केट रिलेशंस चलते हैं, यानी देयर इज ए कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। एक एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर हो गया, वो अलग है। लेकिन अर्बन क्लास के अंदर भी आप सबसे पहले क्या कहोगे? सबसे पहले कैपिटलिस्ट हैं। कैपिटलिस्ट, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्लास, यानी शुरू में आप मर्चेंट ट्रेडर्स थे, आपके बिजनेस थे, अब आपकी फैक्ट्रीज हैं, अब आप कुछ कुछ सप्लाई कर रहे हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, उसके बेनिफिट हुए, आईटी, इनोवेशन, एससीजेड। आज की डेट में तो स्टार्टअप कल्चर कहता है ओवरनाइट बिलियनियर बन जाओगे। ये आ गया अर्बन क्लास स्ट्रक्चर का। अब किसी को चेंज नहीं लाना है सोसाइटी में, मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। इंडियन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का भी यही हो गया है। टॉप मैनेजमेंट वो बिजनेस ओनर करते हैं, पर मिडिल मैनेजमेंट में कौन है? मिडिल मैनेजमेंट में सारे आईएम्स वाले, आईएम्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वो हैं सबके सब। एजुकेशन इज द प्राइम थिंग। फिर प्रोफेशनल क्लास हो गई, भाई कुछ नहीं करेंगे बीए एसओएल से या बीए करेंगे केयूके से, लेकिन हमें प्रोफेशनल क्लास में जाना है, ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन उसके लिए प्रोफेशनल गुण आने चाहिए फिर, क्योंकि वो आप जब बनने जा रहे हो तो वो ब्यूरोक्रेट जो है वो डॉक्टर के बराबर है, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के बराबर है, वो लॉयर के बराबर है, टीचर के बराबर है, जर्नलिस्ट के बराबर है। कैसे होगा? फिर उसके बाद ट्रेडर और शॉपकीपर्स हो गए। ट्रेडर और शॉपकीपर जो छोटे लेवल के हैं, उनको कोई स्किल नहीं चाहिए, पापा ने दुकान खोल रखी थी कोने में, ठीक है आप भी बैठने लग गए। लोकल स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन वो भी सिटीज के बनने की वजह से आए। घर के बगल में 4-4 मंजिल की 15 जो है बिल्डिंग बन गई, तो आपका काम चल गया। ले भाई चिप्स ले जा, ले भाई पॉपकॉर्न ले जा। रिलायंस का बस चले तो वो भी बंद कर देगा, बाई वन गेट वन कर करके। बात समझे आप मेरी? तो ये हम कह सकते हैं अर्बन क्लास स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें भी न्यूज़पेपर में बहुत कुछ आता है, इशू आते हैं, वो सारे इशू हमें उठाने हैं, वो सारे इशू हमें देखने हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया। सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया हम पहले, लेकिन एक बार हम क्लास डिबेट पे दोबारा बात करेंगे हिंदुस्तान में क्या है, और फिर उसके बाद हम किनशिप इन इंडिया पे आ जाएंगे। कोई डाउट, कोई सवाल? यू कैन आस्क मी। Instruction is to revise, instruction is to link with the newspaper articles, instruction is to understand, instruction is to go and revise the video, close your mind with the work completely, and just without looking into the video try to make your own points and chart. तब तो कुछ भला होगा, बाकी भी भला होगा, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है तो पूछिए।